हेलो एवरीवन। और हम लोग आ चुके हैं 50 डेज चैलेंज के साथ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग 50 दिन में 100 केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है सितंबर अटेम्प्ट के लिए। इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चंस लेकर आया हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आने वाले कुछ दिन तक रोज दो केस स्टडीज डाला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का पहला सवाल ये है, रागिनी गेव्स हर कैलकुलेटर टू मंजुलिका। दो पार्टी है बेटा, एक रागिनी है और एक मंजुलिका है। रागिनी ने अपना कैलकुलेटर मंजुलिका को दिया टू बी यूज फॉर 4 डेज ड्यूरिंग हर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। मंजुलिका के सीए एग्जाम्स थे, तो मंजुलिका ने रागिनी से उसका कैलकुलेटर लिया 4 दिन के लिए। मंजुलिका कीप्स द कैलकुलेटर फॉर 14 डेज। बात हुआ था 4 दिन का, लेकिन मंजुलिका ने वो कैलकुलेटर अपने पास 14 डेज तक रखा। इसका मतलब पहला बात 4 दिन का बात था, उससे भी ज्यादा कैलकुलेटर रखा गया है। उसके बाद वाइल गोइंग टू रागिनीज हाउस, अब मंजुलिका को याद आया, अरे यार कैलकुलेटर रिटर्न करना था। तो मंजुलिका जब रागिनी के घर जा रही थी टू रिटर्न द कैलकुलेटर, मंजुलिका एक्सीडेंटली स्लिप्स, गिर जाती है और कैलकुलेटर डैमेज हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज हु शैल बियर द लॉस एंड वाई। कौन वो लॉस बियर करने वाला है, रागिनी या मंजुलिका? रागिनी या मंजुलिका, क्या लगता है आपको? जल्दी से बताओ। इसका आंसर है, पहले आप समझो ये कौन सा पोर्शन से आ रहा है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 10 यूनिट है, उसमें से ये जो पार्ट है ना बेटा, ये बेलर और बेली वाला कंसेप्ट है ना। बेलर और बेली वाला कंसेप्ट है। तो रागिनी जो अपना सामान दे रही है, ओनरशिप रागिनी के पास ही है, मगर पोजेशन उसका मंजुलिका के पास है। तो रागिनी यहाँ पे बेटा बेलर है और मंजुलिका जो है वो बेली है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स। यस और नो? बेली का जिम्मेदारी बनता है कि गुड्स को यूज करने के बाद वापस से सही सलामत बेलर को रिटर्न कर देना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं किया गया या टाइम एक्सपायर हो गया ना, तो जो बेली है वो लायबल होगा, इजंट इट? तो इस एग्जाम्पल में बेटा बेली जो है वो लॉस बियर करने वाला है। सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? मैंने आप लोग से वादा किया था कि एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखना है। हिंदी में तो समझ में आता है सर, इंग्लिश में बताइए। तो देखो आंसर ये रहा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन। जैसा बेलर ने बोला था उसी डायरेक्शन में, उसी हिसाब से बेली को गुड्स रिटर्न करना चाहिए। सर नो, एज सुन एज द पर्पस फॉर विच द गुड्स वेर बिल्ड हैज बीन अकम्प्लिश। जैसे ही पर्पस खत्म हो गया, तो उसके बाद बेली का जिम्मेदारी बनता है कि वो गुड्स वापस से रिटर्न कर देना। यस और नो? या फिर अगर टाइम खत्म हो गया, 4 दिन का टाइम था, तो 4 दिन अगर खत्म हो गया तो मंजुलिका को वो गुड्स रिटर्न कर देना चाहिए था, मगर किया नहीं। तो इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ बेली टू डू सो, बेली मतलब मंजुलिका, ही और शी शैल बी लायबल टू कंपेंसेट द बेलर। बेलर को लॉस जो है उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, बेली देगा बेलर को। यस और नो? फॉर एनी डैमेज अराइजिंग ड्यू टू सच डिफॉल्ट और डिले इन द रिटर्न ऑफ द बेल्ड गुड्स। तो यहाँ पे डिले हुआ 4 दिन की जगह 14 दिन, तो मंजुलिका शैल बी लायबल, यस और नो, फॉर द डैमेज। तो अपने सबसे पहले बेटा यहाँ पे प्रोविजंस लिखते हैं, यस और नो? तो ये पूरा प्रोविजंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएंगे इस केस में क्या हुआ था, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो पहला पूरा प्रोविजन लिखना पड़ता है, फिर आपको फैक्ट्स लिखना पड़ता है और फिर लास्ट में कंक्लूजन देना पड़ता है। तो ये रहा पूरा फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या देखो, इन द गिवन केस, फैक्ट्स मतलब केस में क्या हुआ। मंजुलिका, द बेली हैज रिटर्न द बेल गुड्स, दैट इज द कैलकुलेटर वेल बियॉन्ड द टाइम स्टिपुलेटेड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ पेमेंट। टाइम खत्म हो गया, फिर भी मंजुलिका ने वो कैलकुलेटर उसको रिटर्न नहीं किया, जिसका मतलब मंजुलिका ने अपने ड्यूटी को ब्रीच कर दिया। ब्रीच क्यों किया? क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो गया था और उसको कैलकुलेटर रिटर्न करना चाहिए था। यस और नो? तो इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मंजुलिका, है ना, टू रिटर्न द गुड्स टू रागिनी, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो ये पूरा फैक्ट्स हो गया और ये पूरा प्रोविजन हो गया। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा प्रोविजन लिखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में फैक्ट लिखना पड़ेगा और थर्ड पैराग्राफ में फाइनली आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? तो thus applying the above stated provisions to the given case, it can be said or concluded that conclusion that Manjulika shall be liable to compensate Ragini for the loss
और डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ द बिल्ड गुड्स। जो गुड्स दिए जाते हैं, यहाँ पे तो कैलकुलेटर है, कल को हो सकता है कोई प्रिंटर दिया गया हो, कोई लैपटॉप दिया गया हो, कोई बड़ा चीज दिया हो, राइट। तो द इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर था, इसलिए कैलकुलेटर का बात हो रहा है। अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच डिले इन रिटर्निंग द गुड्स, तो मंजुलिका ने डिले किया, तो मंजुलिका शैल बी लायबल टू कंपनसेट द रागिनी, राइट, नॉट स्टैंडिंग एक्सरसाइज ऑफ द रीजनेबल केयर ऑन हर पार्ट। भले उसने कितना रीजनेबल केयर दिखाया नहीं दिखाया फर्क नहीं पड़ता है, बट शी वॉज नॉट एबल टू रिटर्न द गुड्स, सो दैट इज वाई मंजुलिका शैल बी लायबल टू कंपनसेट रागिनी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। इस क्वेश्चन में मैंने देखो 4 पॉइंट दिया, कितना पॉइंट दिया, 4 पॉइंट। अब अपने देखेंगे इन चारों पॉइंट में पूछा क्या गया है, देखो क्या बोला है। पॉइंट आउट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वॉइड। पूछा गया ये चारों के चारों अग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है, वैलिड है या वॉइड है, वैलिड है या वॉइड है। चलो, रिया प्रॉमिस समर्थ टू लेंड 5 लाख। रिया ने प्रॉमिस किया समर्थ को कि भैया टू लेंड 5 lakhs इन लिeu ऑफ कंसिडरेशन दैट समर्थ गेट्स रियाज मैरिज रिजॉल्व एंड ही हिमसेल्फ मैरीज हर, यस और नो। रिया ने प्रॉमिस किया समर्थ को कि भैया 5 लाख रुपया दो इन लिeu ऑफ कंसिडरेशन दैट, क्या कंसिडरेशन में, कि समर्थ जो है वो कैसे भी करके रिया की जो शादी उसको डिसॉल्व करवा देगा और समर्थ खुद रिया से शादी कर लेगा। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ किसके बीच में सर, रिया और समर्थ के बीच में, रिया और समर्थ के बीच में, ये वैलिड है या वॉइड है। आप लोगों को क्या लगता है, पहले सोच लो जल्दी से कि भैया ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है या वॉइड है। तो अपने एक एक करके पहले इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखो डेफिनेटली बेटा ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि सेक्शन 23 में साफ साफ बोला गया है कि अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा अगर उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों ही में से कोई भी एक अगर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, यस और नो। तो डेफिनेटली ये जो अग्रीमेंट है दिस इज opposed to public policy, है ना, this is opposed to public policy. In the given case it is of the nature which interferes with the martial rights and duties of a person and is therefore opposed to public policy, illegal। और ये सिर्फ void नहीं है, void of initio, are you getting my point। किसी के निजी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी देना कि तुम मुझे इतना रुपया दो तो मैं से शादी नहीं करूंगा या शादी कर लूंगा, ये सब यार अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। दो तरह के बेटा एग्रीमेंट हो सकते हैं, वॉइड और वॉइड एब इनिशियो। वॉइड मतलब जो हो सकता है शुरुआत में वैलिड हो मगर बाद में वॉइड हो गया, और वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही वॉइड है, शुरुआत से ही वॉइड है। जैसे माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन अब मान लो मैंने बोला मिस्टर राम को कि तू मेरे लिए पेंटिंग बना देना, मगर मिस्टर राम 10 दिन बाद मर गया, तो शुरुआत में तो वैलिड था ना, मगर बाद में वॉइड हो गया वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वैलिड होके भी वो बाद में वॉइड हो सकता है, और वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से ही वॉइड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्यन अग्रीज विथ मैथ्यू टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स। आर्यन और मैथ्यू के बीच में अग्रीमेंट हुआ था। आर्यन बोला मैं अपना काला घोड़ा तेरे को बेच दूंगा। दोनों को ही नहीं पता था कि जिस समय अग्रीमेंट हो रहा है वो हॉर्स उस समय डेड था, हॉर्स था ही नहीं। तो ये अग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है, ये अग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है, आओ देखते हैं। सर डेफिनेटली अग्रीमेंट वॉइड है। सेक्शन 20 क्या बोलता है सर, यहाँ पे बाइलेटरल मिस्टेक है। बाइलेटरल मिस्टेक क्या होता है, एक ऐसा अग्रीमेंट में जब दोनों पार्टी को उस फैक्ट के बारे में अंदाजा नहीं है, both the parties to the contract are under a misconception, yes or no, then that mistake is called bilateral mistake, उसको बोलते हैं बाइलेटरल मिस्टेक। और जब बेटा बाइलेटरल मिस्टेक होता है ना तो अग्रीमेंट वॉइड होता है। क्या होता है, वॉइड। सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो डेफिनेटली अग्रीमेंट वॉइड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दोनों को ही नहीं पता था कि घोड़ा डेड हो चुका है, ये बाइलेटरल मिस्टेक हो गया, और अगर बाइलेटरल मिस्टेक है तो अग्रीमेंट वॉइड है सर, अग्रीमेंट वॉइड है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला वाला वॉइड क्यों हुआ जल्दी से, बिकॉज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल, वॉइड एब इनिशियो। और दूसरा का कीवर्ड क्या हुआ सर, दूसरा का दिस इज अ बाइलेटरल मिस्टेक, द फैक्ट वाज नॉट नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, दैट इज व्हाई इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। रवि सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू श्याम। रवि ने गुडविल अपना बेच दिया श्याम को। किसको बेच दिया, श्याम को। कितने रुपए में, 4 लाख रुपया में।
तो रवि ने जब अपना शॉप का गुडविल बेचा श्याम को, तो रवि को 4 लाख रुपए मिले। एंड रवि ने प्रॉमिस किया नॉट टू कैरी ऑन सच बिजनेस फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया। एंड ये वादा किया गया कि मैं अब ये बिजनेस कहीं और नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मैंने अपना गुडविल तेरे को बेच दिया, तूने मेरे को इसका मोटा रकम दिया 4 लाख रुपया, तो मैं तेरे से वादा करता हूं कि मैं अब ये बिजनेस कहीं भी भारत में कैरी नहीं करूंगा। तो पूछा जा रहा है ये अग्रीमेंट जो रवि और श्याम के बीच में हुआ वो वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? रवि ने अपना गुडविल दिया श्याम को 4 लाख रुपया में और बोला जा मेरा गुडविल का यूज कर, अब मैं ये बिजनेस नहीं करने वाला। तो ये वैलिड है कि वॉइड है? जल्दी से बताओ क्या लग रहा है, वैलिड है कि वॉइड है? चलो पढ़ते हैं फटाफट। द आंसर इज वॉइड एग्रीमेंट। द आंसर इज वॉइड एग्रीमेंट। रीजन समझो, सेक्शन 27 क्या बोलता है? पहला बात, अगर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता है वो वॉइड है। क्या है? वॉइड। एग्जांपल देता हूं, सुन लो ध्यान से। मान लो मैं मिस्टर ए हूं, तुम मिस्टर बी हो। मैं मिस्टर ए हूं, तुम मिस्टर बी हो। मैं बोलता हूं ए सुन, तो 10 लाख रुपया दूंगा, यहां से अपना कपड़ा का दुकान हटा ले, चल चल। नहीं चलेगा। मैं तेरे ट्रेड के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, नहीं चलेगा। भले ही मैं तेरे को 10 लाख 20 लाख दूं, दैट इज वॉइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम अगर मेरे से वो 10 लाख लेके दुकान खोल भी लेते हो ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि देखो जज साहब मैंने इसको 10 लाख दिया और मना किया था कि बिजनेस मत करना, कोर्ट बोलेगा अरे नालायक, ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, ये वॉइड है, तेरा 10 लाख गया पानी में। तो इन जनरल रूल अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन हाउएवर a buyer of goodwill can exceptionally impose certain restrictions on the seller of the goodwill। अगर कोई इंसान तेरा बिजनेस का गुडविल खरीद रहा है, अगर कोई इंसान तेरा बिजनेस का गुडविल खरीद रहा है, तो डेफिनेटली वो इसलिए ना खरीदेगा कि तेरा गुडविल का फायदा उठा सके। तो बायर कुछ कंडीशन जरूर लगा सकता है। तो बायर कुछ कंडीशन जरूर लगा सकता है, क्योंकि गुडविल का बात हो रहा है। तो बायर ऑफ गुडविल, जैसे मेरे एग्जांपल में यहाँ पे श्याम जो है वो कुछ कंडीशंस लगा सकता है रवि पे, है ना? तो बायर कैन इंपोज सर्टेन कंडीशंस नॉट टू कैरी ऑन द सेम बिजनेस, लेकिन प्रोवाइडेड यार सच रेस्ट्रिक्शंस का एक रीजनेबल ड्यूरेशन होना चाहिए। रीजनेबल ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं तो अपना गुडविल दे रहा हूं, मैं 3 साल तक काम नहीं करूंगा, 2 साल तक काम नहीं करूंगा। जिंदगी भर क्या होता है? नहीं ना। तो जिंदगी भर का रिस्ट्रिक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल है यार, अनरीजनेबल है, वो वॉइड है यार, वो वॉइड है। समझ लो मेरी बात? तो इससे 3 बातें समझ में आती है। पहला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है। लेकिन अगर आप किसी को गुडविल बेच रहे हो तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, मगर वो रीजनेबल होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन रीजनेबल होना चाहिए। यहाँ पे जो ड्यूरेशन का बात हो रहा है वो क्या लिखा हुआ है कि नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर एवर एंड एनीवेयर इंडिया, ये गलत है यार। तो इसलिए ये वॉइड है। आई होप समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4, लास्ट ऑफ द टुडेज केस स्टडी, इन एन अग्रीमेंट बिटवीन प्रकाश एंड गिरीश। दो पार्टी था, प्रकाश और गिरीश। देयर इज अ कंडीशन दैट, एक कंडीशन था दैट दे विल नॉट इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईच अदर विदाउट कंसेंट। वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएंगे। ना प्रकाश कभी गिरीश के खिलाफ केस फाइल करेगा, ना गिरीश कभी प्रकाश के खिलाफ केस फाइल करेगा, बिना एक दूसरे के कंसेंट के। केस अगर फाइल होगा तो प्रकाश पहले गिरीश से पूछेगा या गिरीश पहले प्रकाश से पूछेगा। आपको क्या लगता है, ये वैलिड है या वॉइड है? क्या लगता है कि वैलिड है कि वॉइड है? जल्दी से बताओ, सोच लो। वेल द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली सर, ये वॉइड एग्रीमेंट है। लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 28 में, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तुम लोग को, सुनो ध्यान से। मान लो मोहित सर ने किसी का खून होते हुए देख लिया। मान लो मोहित सर ने रवि का खून होते हुए देख लिया, और खून किया था, पता है किसने खून किया था? एक आदमी जिसका नाम था मान लो शिवम करके। क्या नाम है? शिवम। अब शिवम ने देख लिया कि मोहित सर ने रवि का खून होते हुए देख लिया, तो शिवम बोला मोहित सर मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूं, आप जाके कोर्ट में गवाही नहीं देंगे। मैं चाहूं ना 10 लाख रुपया भी ले सकता हूं, शिवम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है। मैं लीगल प्रोसीडिंग्स में बाधा डाल रहा हूं, यस और नो? तो ये नहीं चलेगा। मैं चाहूं 10 लाख रुपया ले लूं और भाग जाऊं या गवाही ना दो, शिवम कुछ नहीं कर पाएगा। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये सब वर्ड होते हैं बेटा। तो इस केस स्टडीज में अपने ये सारे समझे कि लीगल प्रोसीडिंग्स में अगर बाधा डाला जा रहा है वो सारा का सारा वॉइड है। तो आई होप आपको चारों केस स्टडीज बहुत अच्छा लगा। अगर आप इन चारों केस स्टडीज को अगर अपना
पीपीटी पीडीएफ में चाहते हो तो मैंने जैसे ही बोला मेरा ऐप है, आप ऐप इंस्टॉल कर लो। स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन में रोज यार 100 केस स्टडीज आने वाला है आपके पास, तो आपके पास वो केस स्टडीज एक जगह पे होना चाहिए। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो। आप ऐप इंस्टॉल करके देखो कि फ्री स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन में आज का वीडियो, आपका केस स्टडीज आपको अगले ही दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो यार। रोज मैं आऊंगा, हर रात को केस स्टडीज अपलोड होते रहेगा। बस अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्स अच्छे से पास होना है, अच्छे मार्क्स से। मैं आपके साथ हूं टिल सितंबर, और सितंबर के बाद नए लोगों के लिए जनवरी में। अगर आप लोग को लगता है नहीं सर लॉ में हम लोग को फटाफट रिकॉर्डेड बैच वगैरह लेना है, तो वो भी ले सकते हो यार। उसके लिए आप एक बार ऐप पे जाओ या मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, मैं सारा डिटेल्स आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलो, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर।